पिछले क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर लौ युग तक की बात की थी। अब हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास में उस सभ्यता की बात करेंगे जो मानव इतिहास की पहली सबसे समृद्ध सभ्यता थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अपनी तैयारी के लिए सीरियस है तभी ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आधे अधूरे तैयारी से आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सीरियस तैयारी करने वाले पूरे वीडियो से रिवाइज करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और तैयारी में सीरियस नहीं है तो जल्दी सीरियस होकर वीडियो देखने आइए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम सिंधु सभ्यता है। अच्छा, इसका नाम सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता क्यों ज्यादा सूटेबल है? तो ऐतिहासिक स्थल जिन्हें हम अंग्रेजी में हिस्टोरिकल साइट्स कहते हैं, तो पुरातात्विक परंपरा में सबसे पहले जिस साइट की खोज होती है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो हड़प्पा, जो अभी पाकिस्तान में है, वो पहला स्थल था जहां से धरती के नीचे दफन एक शहर की खोज की गई थी और यही बाद में चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया था। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था, इसी से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ। एक मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार A.J. टॉयनबी थे। उन्होंने सिंधु सभ्यता को इंडिक सभ्यता कहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता को इंडिक सभ्यता किसने कहा है? तो आंसर होगा A.J. टॉयनबी। एक और बात आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी 80% बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। अगर आपसे कोई सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछता है तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है। ये ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग से संबंधित है। ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही है, क्योंकि पिछले क्लास में ही हमने इसका जिक्र किया था। अब जरा हम ये समझे कि इसका एक्सटेंशन या फैलाव कहाँ तक था। इस सभ्यता के उत्तरी छोर में मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है और ये अभी जम्मू कश्मीर में है। इसका दक्षिणी छोर दाइमाबाद है, जो प्रवर नदी के किनारे स्थित है और ये अभी महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और अभी ये उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकागेंडोर है, जो दाश्क नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान ईरान सीमा पर स्थित है। इस सभ्यता के दो राजधानी शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जबकि इसके 5 बंदरगाह शहर हैं। इन शहरों का नाम है लोथल, सुतकागेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतसी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के 7 साइट्स का नाम मैं बताता हूं। इन सभी में जो जो पॉइंट्स हम तैयार करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है। ये 7 साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। हम इन्हीं साइट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उतने में ही आपका हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह तैयार हो जाएगा। पहले हड़प्पा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। ये रवि नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दयाराम सहनी ने इसकी खोज की थी। आप ये याद रखिए कि हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अब इस साइट से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं वो आप यही तैयार कर लीजिए। यहां से हमें एक ही लाइन में 6 अन्न के भंडार मिले हैं। यहां से श्रमिकों यानी वर्कर्स के क्वार्टर और एक सील भी मिली है, जिसके ऊपर एक प्रतीक बना है जिसे वर्जिन देवी के नाम से जानते हैं। वर्जिन गॉडेस के बारे में पूछा भी जाता है, तो ये आप तैयार कर लीजिए कि वर्जिन देवी की आकृति वाली सील हमें हड़प्पा में मिला है। लिंगम यानी पुरुष यौन अंग और योनि यानी महिला यौन अंग के पत्थर के प्रतीक भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। पुरुष नर्तक की सैलखड़ी मूर्ति भी हमें हड़प्पा से ही मिला। लकड़ी के मोर्टार में गेहूं और जौ के अवशेष भी हड़प्पा से मिले। तांबे का तराजू, तांबे से बना दर्पण और वैनिटी बॉक्स भी हमें हड़प्पा से मिला है। तो इन सभी चीजों की एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिए कि हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। नदी तो आप याद ही रखिए,
कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोज की अगर बात करें तो इसे राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोजा था। अब इस साइट से हमें क्या क्या चीजें मिली है ये देख लेते हैं। यहां हमें विशाल अन्न भंडार, जिसे ग्रेट ग्रैनरी कहते हैं, वो मिला है। विशाल स्नानागार, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट बाथ कहते हैं, वो भी मिला है। एक और बात यहां अब ध्यान में रखिए कि विशाल स्नानागार इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। एक सभा भवन यानी असेंबली हॉल भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति महादेव या आदि शिव की मुहर, जिसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये भी मुहर हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। एक नग्न महिला नर्तकी की कांस्य प्रतिमा भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी राजा की शैलेटाइट की प्रतिमा, जिसको दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा भी कहा जाता है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। एक साथ सटे हुए मानव कंकाल, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा भी हमें यही मोहनजोदड़ो से मिली है। यहां से कुल 1398 मुहरें मिली है, यानी इस सभ्यता की कुल मुहरों का 56% हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे महत्वपूर्ण शहर चन्हुदारो के बारे में पढ़ते हैं। ये शहर भी सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज मैके ने 1925 ईस्वी में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में एक बात आपको जानना चाहिए कि यहाँ के शहर दो भागों में बटे होते थे। एक ऊंचा भाग होता था जो क्षेत्रफल में छोटा भी होता था, और शहर के उस भाग को सिटाडेल या गढ़ कहा करते थे। और दूसरा भाग था लोअर टाउन या निचला शहर। ये ऊंचाई में सिटाडेल से छोटा था, लेकिन क्षेत्रफल में बहुत बड़ा था। तो चन्हुदारो एक ऐसा शहर था जिसमें गढ़ यानी सिटाडेल नहीं था। यहां से हमें स्याहीदानी यानी इंकपॉट मिला है, लिपस्टिक मिली है, बैलगाड़ी का धातु मॉडल, कांस्य का खिलौना गाड़ी, ये सब भी मिला है। यहां से ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप मिली है। बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी चन्हुदारो से ही मिला है। तो चन्हुदारो के बारे में ये सारे पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे इंपॉर्टेंट शहर यानी लोथल की बात करते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये भारत के गुजरात राज्य में है। इस साइट की खोज एसआर राव ने 1954 ईस्वी में किया था। अब तैयार करते हैं कि लोथल से हमें क्या क्या चीजें मिली है। सबसे पहले तो यहां से हमें गोदी यानी डॉकयार्ड मिली है। चावल की भूसी भी हमें लोथल से मिली है। अग्नि वेदिका के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये आप अभी याद कर लीजिए कि अग्नि वेदिका यानी फायर ऑल्टर्स हमें लोथल से मिली है। यहां से हमें एक ऐसा ग्रेव यानी कब्र मिला है जिसमें एक ही कब्र में एक पुरुष और एक महिला को दफनाया गया था। यहां से हमें फारसी या ईरानी मुहर और बहरीन का मुहर मिला है। तो लोथल में आप ये सब तैयार कर लीजिए। अब इसके पांचवें इंपॉर्टेंट शहर कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था और ये आज के भारत के राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से हमें प्लाउड फील्ड सरफेस यानी जुती हुई खेत की सतह मिली है, जो हड़प्पा शहर के बनने से पहले का है। यहां से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर भी हमें कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में आप इतना ही ध्यान में रखिए। अब छठे इंपॉर्टेंट शहर की बात करते हैं, जो है बनावली। बनावली भी घग्गर नदी के किनारे स्थित थी और अभी के समय में ये साइट भारत के हरियाणा में स्थित है। इस शहर की खोज आर.एस. बिस्ट ने 1973 में की थी। अब एक बात मैं आपको बताता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बनावट की यदि बात करें तो यहाँ के सारे नगरों को ऐसे बनाया गया था जो ग्रिड पैटर्न यानी शतरंज बोर्ड या लॉ ग्रिड पैटर्न जैसे दिखते थे। जल निकासी के लिए हर एक नगर में बहुत ही व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली थी। लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि इस शहर के नगर नियोजन में शतरंज बोर्ड या लॉ ग्रिड पैटर्न नहीं दिखाई पड़ता है
और यहाँ व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली भी नहीं थी। दो और चीज यहां से मिली जिसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां से हमें एक हल्का खिलौना मिला है, साथ ही मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की मिट्टी की आकृतियां भी मिली हैं। तो बनावली से आप इतना ही याद रखिए। अब सातवें शहर धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। अभी के समय में ये साइट भारत के गुजरात में स्थित है। इस नगर की खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी। अब इस नगर से जो चीजें मिली उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो इन सब को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला ये कि यहां से एक बहुत ही यूनिक जल दोहन प्रणाली यानी वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिली है। यहां से हमें बारिश के पानी के निकासी की बेहतर प्रणाली मिलती है। यहीं से हमें एक बड़ा कुआं और एक स्नानघर मिला है। विशाल जल भंडार यानी एक जायंट वाटर रेजर्वॉयर भी हमें धौलावीरा से मिला है। आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर दो हिस्से में बटे थे, एक सिटाडल और दूसरा लोअर टाउन। इसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन पहले बताया था कि चन्हुदारो एक ऐसा शहर था जिसमें गढ़ यानी सिटाडल नहीं थी। तो यहां एक और एक्सेप्शन है कि धौलावीरा एकमात्र ऐसी नगर थी जो 3 भागों में विभाजित थी। हमें हड़प्पन सभ्यता से लेखन के कई साक्ष्य मिले हैं जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहां धौलावीरा से भी हमें लेखन साक्ष्य मिले। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें यह बात आप ध्यान रखिए कि नागरिक उद्देश्यों के लिए यूज होने वाला सबसे बड़ा हड़प्पा शिलालेख हमें धौलावीरा से ही मिला है। यहां से हमें एक स्टेडियम भी मिला है। अब और 2 नगरों के बारे में जानते हैं। यहां से जो चीजें मिली है वो तैयार करना जरूरी है। इसमें पहला शहर है सुरकोद्दा। यहां से हमें घोड़े की हड्डियां मिली है, यानी ये एकमात्र ऐसा सिंधु स्थल है जहां वास्तव में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। यहीं से हमें अंडाकार कब्र भी मिला है। मृत व्यक्तियों के साथ बर्तन भी दफनाए जाते थे। इसका साक्ष्य भी हमें सुरकोतड़ा से मिलता है। तो सुरकोतड़ा में आप इतना ही तैयार कीजिए। अब दूसरा नगर है दाइमाबाद। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है और ये प्रवर नदी के किनारे स्थित है जो महाराष्ट्र में है। इसके बारे में आप एक और बात याद कर लीजिए कि यहां से हमें कांस्य प्रतिमाएं यानी ब्रॉन्ज इमेजेस मिले हैं। अब ये कांस्य प्रतिमाएं किन किन चीजों की मिली है ये भी आप तैयार कर लीजिए। एक सारथी के साथ रथ यानी चैरियटियर विद चैरियट, बैल, हाथी और गैंडे की कांस्य प्रतिमाएं हमें यहां से मिली है। तो इन शहरों के जितने भी डिटेल्स हैं हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में आपके तरफ से कोई कंजूसी हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसी से जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके आगे के टॉपिक्स को पढ़िए। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलों को याद कर लीजिए। इस सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। इसके अलावे चावल की खेती के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। हमें चावल के एविडेंसेस केवल लोथल और रंगपुर में मिले हैं और ये दोनों साइट्स गुजरात में स्थित हैं। एक और बात आप याद रखिए कि सिंधु लोग दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले लोग थे। अगर जानवरों की बात करें तो वे कई जानवरों जैसे भेड़, बकरी, बैल, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी, ऊंट, गैंडा और बाघ इन सभी जानवरों के बारे में जानते थे। लेकिन एक्सेप्शन ये है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिंधु लोगों को शेर के बारे में पता नहीं था। और भारतीय गैंडे का साक्ष्य हमें अमरी नामक स्थल से मिली है। ये अमरी एक ग्रामीण स्थल थी जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। वहां के लोग स्थलीय, नदियां और समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे। वे व्यापार में अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार करते थे, यानी इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड करते थे। तो यहां से ये पॉइंट याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार और वाणिज्य था। व्यापार में कौन सी चीज वे कहां से मंगाते थे ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसे भी अभी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले गोल्ड यानी सोना हड़प्पन सभ्यता के लोग कहां से मंगाते थे ये याद रखिए।
सोना वे कर्नाटक के कोलार, अफगानिस्तान और फारस यानी ईरान से मंगाते थे। वे लोग चांदी अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से मंगाते थे। तांबा की बात करें तो वे इसे राजस्थान के खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और अरब से मंगाते थे। खेतड़ी राजस्थान वाला पॉइंट तो अभी आप याद कर लीजिए कि खेतड़ी से वे तांबा यानी कॉपर मंगाते थे। टिन एक प्रकार का मेटल है जिसे वे अफगानिस्तान और बिहार से मंगाते थे। लपीस लजुली नीले रंग का एक पत्थर होता है जो महंगा होता है, और नीलम भी एक प्रकार का पत्थर है। ये दोनों पत्थर वे बदख्शान से मंगाते थे जो अफगानिस्तान में स्थित है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। एक उस समय की समकालीन सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। वहां के सुमेरियन भाषा में लिखे ग्रंथों में मेलुहा नाम के एक जगह के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा है जो सिंधु क्षेत्र का नाम था। तो यहां से आप ये ध्यान में रखेंगे कि सुमेरियन ग्रंथों में मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए ही हुआ है। इन्हीं सुमेरियन ग्रंथों में दो मध्यवर्ती स्टेशनों के बारे में दिया है। एक थी दिलमुन जो अभी का बहरीन है, और दूसरी थी माकन जो मकरान तट है। इन दोनों जगहों से भी हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। चूंकि हड़प्पा के सभ्यता से हमें सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए ये माना जाता है कि वस्तुओं के आदान प्रदान की सामान्य विधि वस्तु विनिमय थी, यानी एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम का उपयोग होता था। यदि हम वहां की नेचर ऑफ पॉलिटी यानी राजनीति की प्रकृति की बात करें तो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन वहां से मिली एविडेंसेस के आधार पर ऐसा लगता है कि व्यापारियों का एक वर्ग था जो सिंधु सभ्यता का शासक वर्ग था। अब वहां के धार्मिक संस्कृति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हड़प्पा के लोग अपने देवताओं की पूजा मंदिर में नहीं करते थे। अब ये हमें कैसे पता चला? तो इस पूरी सभ्यता में हमें कोई मंदिर नहीं मिला है। उनके धर्म का अंदाजा बस वहां से मिली मूर्तियों से लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मूर्ति मातृदेवी यानी मदर गॉडेस की मूर्ति है। योनि पूजा और लिंगम पूजा के प्रचलन के प्रमाण हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। हमें ऐसी कई मुहरें मिली हैं जिसमें एक योगी पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और वे चार जानवरों हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। उनके पैरों के पास दो हिरन दिखाई देती है। इतिहासकार इन्हें पशुपति महादेव के रूप में पहचानते हैं। तो यहां से एक बात याद रखिए कि हड़प्पन सभ्यता के मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव ही थे। कुबड़ वाला बैल जिसकी तुलना भगवान शिव की सवारी नंदी बैल से की जाती है, ये भी हमें मिला है। त्रिशूल जो चंडीगढ़ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर अंकित है, ये साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि शिव शक्ति पूजा जो भारत में पूजा का सबसे प्राचीन रूप है, ये पूजा हड़प्पा के लोगों की धार्मिक आस्था का हिस्सा थी। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों से ये भी पता चलता है कि उन दिनों प्राणी पूजा यानी पशु पूजा और वृक्ष पूजा प्रचलन में थी। विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। स्वस्तिक का चिन्ह जिसे आप अपने घरों में पूजा के समय बनते हुए देखे होंगे, उसकी उत्पत्ति भी सिंधु सभ्यता से ही है। वहां से हमें स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ मिला है। अब वहां से मिले लिखित साक्ष्यों की बात करें तो वहां से हमें कई चित्रात्मक लिपि के प्रमाण मिले हैं। ये मुख्य रूप से मोहरों पर ही पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन कालीबंगा से मिले कुछ बर्तन के टुकड़ों पर अक्षरों के ओवरलैप से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में लेखन बॉस्ट्रोफेडॉन यानी ऑल्टरनेट लाइंस में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। इस शैली की लिपि को प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट शिल्पकृति यानी सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट वहां की सील्स या मोहरें थी। और ये बात आपको याद रखनी है कि इन मोहरों को बनाने में मुख्य रूप से स्टीटाइट का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में बिना कुबड़ वाला बैल दर्शाया गया है। एक और बात आप ध्यान में रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मृतकों को पूरी तरह से दफनाया जाता था। अब अंत में ये बात आप ध्यान रखिए कि एम व्हीलर नाम के भारतीय पुरातत्व विभाग के एक डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने अपने बुक में बताया है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण
इंद्र थे। ऋग्वेद में हरिउम्पिया नाम के स्थान पर युद्ध का उल्लेख है, जिसकी पहचान हड़प्पा से की गई है, और इसी का हवाला देकर एम व्हीलर ने इंद्र को इसके पतन का कारण बता दिया था। लेकिन बाद में कार्बन डेटिंग से पता चला कि इस युद्ध का समय हड़प्पा सभ्यता के समय से नहीं मिलता, इसलिए इस थ्योरी को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार कर लेने चाहिए। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज किया है। इस वीडियो को तो आप एक बार में पूरा नहीं देखेंगे, तो बेहतर है कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है यानी हड़प्पा सभ्यता तक के क्वेश्चंस को तुरंत देखकर रिवाइज कर लीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चंस भी तैयार हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। और मन लायक तैयारी नहीं करनी है तो वीडियो को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी बात मानिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।